ठीक है बच्चों, हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना लो आप अपने पास, IS2 इन्वेंट्री। छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये, IS2 इन्वेंट्री, बट एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट नहीं। छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी एग्जाम में 2 मार्क्स 4 मार्क्स का एरिया आ जाता है, और जो वो टेस्ट भी करते हैं वो काफी कंसेप्चुअली आपको टेस्ट करेंगे। प्लेन फॉरवर्ड ऊपर ऊपर से टेस्ट नहीं करते हैं। इन डेप्थ पॉइंट, कोई स्पेसिफिक पॉइंट, कोई नॉलेजेबल पॉइंट, आई विल शो यू सर्टेन क्वेश्चंस जिससे आपको समझ आएगा कि किस लेवल पे लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है यार, इन्वेंट्री होती क्या है, व्हाट इज इन्वेंट्री। तो बच्चों, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, इन्वेंट्री में WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाएगा, और इन्वेंट्री के अंदर फिनिश गुड्स भी आ जाएंगे। एक बिजनेस के रॉ मटेरियल, एक बिजनेस का WIP, एक बिजनेस का फिनिश गुड, ऑल 3 आर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। सिर्फ इन्वेंट्री वो नहीं है जिसकी हम परचेज सेल कर रहे हैं, इन्वेंट्री वो भी है जिससे हम फिनिश गुड्स बना रहे हैं। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड। अब IS2 कहां पे आता है, तो IS2 इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे बात करने आया। अगर IS2 नहीं होता इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर, तो हम क्या बात कर रहे होते, वी मस्ट बी सेइंग कि यार इन्वेंट्री को जितने पे खरीदा उतने पे दिखाओ, या बनाने में जितना भी खर्चा लगा उतने पे दिखा दो। भाई आप एक पिज्जा बना रहे हो, यू आर मेकिंग अ टी, मेकिंग अ कॉफी, मेकिंग अ पिज्जा, आपको एक पिज्जा बनाने में 300 रुपए का खर्चा आता है, तो आपके लिए उसकी वैल्यूएशन कितनी है, 300। आप 300 रुपए पे प्रॉफिट लगा के बेच दोगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहीं पे आगे कुछ डिफरेंट बात करता है। जनरल रूल पहले समझो कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने ना पढ़ा हो, तो अभी तक 11th 12th में या ग्रेजुएशन में, हाउ वी वैल्यू अवर इन्वेंट्री, वी शो इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। पहले बात ये कॉस्ट प्राइस याद रखना, कभी भी इन्वेंट्री को उस प्राइस पे नहीं दिखाया जाता जिस प्राइस पे वो बिकेगी, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिक अजम्पशन कौन सा, प्रूडेंस। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अभी से आप इन्वेंट्री की वैल्यू, प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो। भाई मुझे बनाने में खर्चा आया 1 लाख रुपए, एंड आई सेल माई इन्वेंट्री एट 1.5 लाख, और मैं बुक्स में अगर इन्वेंट्री को 1.5 लाख पे दिखाता हूं, तो आई एम शोइंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इन अवर बुक्स, विच इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आते ही पहली बात ये कहता है कि इन्वेंट्री को कॉस्ट पे दिखाना चाहिए। यहाँ पे आपका और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई भी मतभेद नहीं है, यू बोथ आर थिंकिंग ऑन सेम टर्म दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। बट फिर IS2 को क्यों आना पड़ा? See, at this level, we are not here to understand about inventory in depth. What is inventory? How to account for inventory? That is not our major concern. Although you should be aware. मुझे बताना परचेज ऑफ इन्वेंट्री का जनरल एंट्री क्या होगा। इफ आई परचेज एन इन्वेंट्री, तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए व्हाट जनरल एंट्री आई विल पास। बच्चों क्या कहते हो, परचेज टू कैश। देखो करेक्ट आंसर इसका ये है, आप देखो परचेज जब बोलते हो तो P&L और बैलेंस शीट का इंपैक्ट नहीं सोचते। अगर आपको सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन आता है जिसमें इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करनी है, तो कहां करोगे P&L? इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट हमेशा कहां होती है, कॉस्ट ऑफ सेल में। सो व्हेन यू परचेज एन इन्वेंट्री, योर कॉस्ट ऑफ सेल विल इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ सेल पे इंपैक्ट अपन को देखना होता है। परचेज की जगह बेटर क्या है बोलना, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल हमारी बढ़ रही है, और मान लो साल के एंड में वो इन्वेंट्री बिकती नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इन्वेंट्री के नाम से इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किसको कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। भाई कॉस्ट ऑफ सेल तुमने बढ़ा दी थी, ये मान के कि हम बेच देंगे, अब बेचा नहीं तो तुम्हारा असेट बन गया, इन्वेंट्री ईयर एंड पे तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बन गया, इन्वेंट्री डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। वापस आता हूं मैं कंसेप्चुअल चीजों पे, यार इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होनी किस पे चाहिए, कॉस्ट पे। ऑल ऑफ अस एग्री कि सर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे होनी चाहिए, कॉस्ट पे। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सिनेरियो हमें सोचने के लिए बोलता है
कि मान लो आपकी इन्वेंट्री, यानी लेट्स से आपके पास आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, आप टी शर्ट, स्कर्ट, कोट पैंट ये सब बना के बेचते हो। आपका एवरेज टिकट साइज, एवरेज कॉस्टिंग, एवरेज कॉस्ट प्राइस आपका $300 आता है, ठीक। $300 का आप एवरेज एक पीस, एक क्लोथिंग बेचते हो, तो आपकी कॉस्ट कितनी है? $300। बट कई बार बच्चों क्या होता है, ड्यू टू फैशन ट्रेंड चीजें आउटडेटेड हो जाती, या चीजें डैमेज हो गई, कुछ इश्यू हो गया, तो कई बार हमें कॉस्ट से भी कम पे बेचना पड़ता है। बेचा नहीं है, बेचना पड़ता है। जैसे एक वेजिटेबल वेंडर मॉर्निंग में जिस रेट पे वेजिटेबल सेल कर रहा होगा, रात को 10 बजे उस रेट पे नहीं बेच रहा होगा। कई बार उसको सिर्फ सामान निकालना है, उसने अगर उसकी कॉस्ट से भी कम पे उसे जो मिल जाएगा, क्योंकि वो घर क्या लेके जाएगा, कल तक खराब हो जाएगा, पेरिशेबल आइटम। तो वो ये बात जानता है कि पुराना होने के बाद तो ये जीरो वैल्यू रखता है। तो अगर आपके आइटम के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी कॉस्ट $300 है दोस्त, बट हमें उसे कॉस्ट से भी कम पे बेचना पड़े, मान लो उसकी एनआरवी को भी आप समझो मार्केट वैल्यू, किसी भी कारण से, डैमेज से, फैशन में ना होने की वजह से हमें 50% डिस्काउंट पे बेचना पड़ रहा है उसको, हम उसे $150 पे, प्रॉफिट तो छोड़ो, कॉस्ट भी हम कितनी रिकवर कर पा रहे हैं? $150। अभी बेचा नहीं है, बट हमें मालूम है कि जब तक इसे 50% नहीं करेंगे नहीं बिकेगा। कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे more than this right now. Our clothing has become outdated, out of fashion. Now customer will buy something else at $300. They are not ready to buy this old fashion. इस पुराने आइटम को वो $150 पे नहीं खरीदेगा। प्लस हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए maybe we need to do certain expenses like designing, some repair, maintenance, rectification, commission, brokerage, some may have to pay additionally. तो $150 प्लस $10 का और खर्चा आएगा, तो नेट में मेरे हाथ में कितना आएगा? 140। तो अब मुझे बताओ, कॉस्ट 300, एनआरवी इसे बोलते हैं, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट यू विल गेट व्हेन यू सेल, मतलब एक्सपेक्टेड, अभी बेचा नहीं है, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्सपेक्टेशन, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, कि मैं अगर अपने क्लोथिंग को बेचूंगा तो कितने का बिकेगा और बेचने में क्या खर्चा आएगा। तो इन दोनों में से अपन को किस पे दिखाना चाहिए बच्चों? लोअर पे। यही फंडा है वैल्यूएशन का, मेन फंडा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है। अगर जनरल बात करूं तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट और एनआरवी को समझाता रहेगा, बट जो मेन कंसेप्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो यही है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड, इन्वेंट्री शुड बी प्राइस्ड, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। आज से ये हमेशा के लिए याद रखना ये बात कि इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी से लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे। सेम यही बात IAS 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट से भी लिंक होती है। देयर वी सी के अगर ईयर एंड पे इन्वेंट्री कॉस्ट पे दिखाइए, बट आफ्टर 15 to 20 days इन्वेंट्री सेल होती है कॉस्ट से कम पे, देन वी टेक दैट एज एन एडजस्टिंग इवेंट। Why we take an adjusting event? Because IS2 क्या कहता है, इन्वेंट्री को किस पे दिखाना है? कॉस्ट और एनआरवी, मतलब ईयर एंड पे आपने जो कॉस्ट दिखाई थी वो गलत थी, दिखानी किस पे थी? एनआरवी पे। कैसे पता लगा? क्योंकि 15 दिन बाद बिकना, एविडेंस है इस बात का कि ईयर एंड पे एनआरवी इंपैक्ट हो गई। तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, सेल ने उसका एविडेंस दे दिया। तो दोनों में से लोअर पे रिकॉर्ड करना। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इंक्लूड ऑल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। याद रखना, कॉस्ट का मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बेचने का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट में नहीं आते। कॉस्ट में सिर्फ कौन सा खर्चा आएगा? हमेशा मैंने बनाने का खर्चा। भाई मैंने इन्वेंट्री को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करी, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ बिठा रखा है, वो सब आपके अलग खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर कॉस्ट को समझाता है। कॉस्ट मींस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। और एनआरवी को क्या समझाया? सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू कंप्लीट। कॉस्ट टू सेल किसके लिए लिया जाएगा? जो बन चुका है। बट कोई मान लो आधा अधूरा गुड है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसे अभी कंप्लीट करने में जो खर्चा आएगा, फिर जो सेलिंग प्राइस आएगा उससे कंपेयर करेंगे। भाई अभी आपने आटा लगा रखा है, रोटी नहीं बनाई है उसकी,
तो आटे को रोटी में जो कन्वर्ट करोगे, जो खर्चा आएगा वो माइनस करोगे, जो पैसा मिलेगा कल को रोटी बन के, तो यू कैन सेल वन रोटी एट 20 रुपीज एंड फर्दर यू हैव टू डू द एक्सपेंस ऑफ $5 टू कंप्लीटली मेक इट अ रोटी। तो आपको नेट एनआरवी कितना हो गया? $15। 20 रुपए मिलेंगे, 5 रुपए भी लगेंगे आपके कॉस्ट टू कंप्लीट। तो एक ही बात है, कॉस्ट टू सेल बोलो या कॉस्ट टू कंप्लीट बोलो। कॉस्ट टू कंप्लीट होता है आधे अधूरे गुड्स के लिए, कॉस्ट टू सेल होता है फिनिश गुड्स के लिए। ठीक है, नाउ IS2 कहता है व्हाट विल कम इन कॉस्ट। एनआरवी पे बात नहीं कर रहा है, कॉस्ट पे बात कर रहा है। कॉस्ट में क्या क्या आएगा और कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा। तो मैं आपसे जरा पूछता हूं, जैसे हम टी शर्ट बनाते हैं, कपड़े बना रहे हैं, रॉ मटेरियल क्या चाहिए टी शर्ट्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, क्लोथिंग बनाने के लिए? फैब्रिक चाहिए। सबसे पहले अपन को फैब्रिक चाहिए। अब वो फैब्रिक अपन ने मान लो न्यूयॉर्क से खरीदा, यूके से खरीदा, कहीं से भी खरीदा, तो उस फैब्रिक में सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा? उसका परचेज प्राइस। उसके बाद क्या लगेंगी? इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उस फैब्रिक को आप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। उस फैब्रिक को कन्वर्ट किस में करोगे? टी शर्ट में। तो जब फैब्रिक को टी शर्ट में कन्वर्ट करोगे तो लेबर भी लगेगा। भाई दर्जी को पैसे दोगे ना कन्वर्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे खर्चे लगेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या लग सकते हैं, जिनको हम ओवरहेड भी बोलते हैं। बिजली लगेगी जिससे मशीन चलेगी, फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में बना रहे हो उस फैक्ट्री की रेंट लगेगी, तो कई सारे इनडायरेक्ट खर्चे भी लगेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं। मटेरियल, लेबर ही सब कुछ थोड़ी है। भाई आप चाय बनाने जा रहे हो तो चाय में सिर्फ चाय पत्ती दूध दे दिया और बनाने वाला दे दिया तो नहीं बनेगी। आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, गैस भी चाहिए, तो देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट मटेरियल लेबर, तो वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहलाएगा। उसके अलावा कोई और अदर कॉस्ट है जो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो वो भी आ जाएगी। कोई स्पेसिफिक डिजाइन, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में कस्टमर कहता है मुझे टी शर्ट में चाहिए डोरेमोन का प्रिंट, आप इस टी शर्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रिंटिंग करके दो मुझे, तो वो चीज यहाँ पे बच्चों अदर कॉस्ट में आ जाएगी। बट इन सारे पॉइंट्स में एक ही पॉइंट याद रखने वाला है। पहला क्या, अगर मैं सिंपल बोलूं, कॉस्ट मींस परचेज प्राइस, कॉस्ट मींस कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्ट मींस अदर डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, जब मैं कन्वर्जन कॉस्ट की बात करता हूं या कॉस्ट की बात करता हूं तो तीन आइटम हो गए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब यहाँ पे जरा कॉस्ट को समझना। कॉस्ट मतलब मटेरियल, जो मैंने मटेरियल खरीदा उसका पैसा, मतलब फैब्रिक का पैसा, प्लस कन्वर्जन के लिए जो लेबर हायर करी, भाई जो दर्जी हैं उनका पैसा, प्लस एक चीज हम बोलते हैं इनके अलावा जो भी बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओवरहेड। अच्छा, ओवरहेड कौन से लेंगे? प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन? प्रोडक्शन। सर ओवरहेड का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी। बट ना ओवरहेड में भी दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, और यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, छोटी सी लाइन और कई बार टेस्ट हुई। फिक्स प्रोडक्शन एलोकेटेड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, जिसने कॉस्टिंग कभी पढ़ी हुई है उसके लिए तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, चाहे आपने नॉलेज लेवल में एमए में पढ़ रखी हो या स्किल लेवल में पीएम में पढ़ा हो। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट बात होगी, क्योंकि 10% बच्चे ही हैं जो याद रखते हैं, पढ़ के रखते हैं। तो देखो, कहता है फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड ऑन अ नॉर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये मान लो हम किसी बिल्डिंग में, कोई बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं, ठीक है, जहां पे हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, और उसका रेंट है 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख रुपीज। अब रेंट को प्रोडक्ट पे एलोकेट कैसे करूं? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मैंने आपसे बोला कि यार पिज्जा बना रहे हैं और पिज्जा बनाने में मटेरियल लग रहा है,
पिज्जा बनाने में वी आर यूजिंग टमाटो, वी आर यूजिंग अदर टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो आप बोलोगे सर ठीक है, जितना वेजिटेबल लग रहा है उतना चार्ज कर दो। बट रेंट जिस जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस शॉप के अंदर मैं पिज्जा बना रहा हूँ, उसके रेंट को मैं पिज्जा पे कैसे एलोकेट करूं कि सामने वाले कस्टमर से एक पिज्जा का कितना रेंट चार्ज करूं? डू यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम? बिकॉज इफ आई इफ आई से माई रेंट इज 1 लाख और मैं, अब मेरे पास पहला कस्टमर आता है और बोलता है कि सर मेरे को पिज्जा खाना है, बताओ कितने का है, कैन आई चार्ज हिम 1 लाख? नहीं। वो मुझसे बोलेगा कि 1 लाख, हालांकि जस्टिफाइड है। मैं उसे बोलूंगा कि यार आपका ये पिज्जा बनाने में मुझे 10 रुपए का, 20 रुपीज का पिज्जा बेस लगा, 30 रुपीज का वेजिटेबल लग गया मेरा, 20 रुपीज का लेबर का मेहनत लग गया, 100 रुपए ये हो गए, प्लस 1 लाख का रेंट लग गया, तो तुम्हारा कितना हो गया? 1,100,000 रुपए। तो बात तो सही है, क्या करें इस केस में? कैसे उस 1 लाख रुपए को एलोकेट करना चाहिए आपके हिसाब से? आप क्या करते इस केस में? कितने रुपए उससे चार्ज करते उस 1 लाख रुपए में से, या पूरा चार्ज करते? या कैसे कोई बिजनेस चार्ज करता होगा? देखो, आप ये बात कभी क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि आप हमेशा वेरिएबल लेवल पे देखते हो। फिक्स्ड खर्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल है। भाई अपन 4 दोस्त पार्टी करने गए, तो चारों दोस्तों ने जो जो ऑर्डर किया, जो जो खाया, उस हिसाब से बिल बन गया। भाई किसी ने चाउमीन खाई तो उसने चाउमीन का पैसा दिया, किसी ने कुछ खाया, सबने अपने अपने हिसाब से पेमेंट कर दी, बिल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। बट हाउ टू एलोकेट अ फिक्स्ड एक्सपेंस? मान लो सिटिंग चार्ज लगता है उस एरिया में। उस एरिया में एक सिटिंग चार्ज है कि आप जैसे ही उस होटल में जाओगे, वेदर यू ऑर्डर और नॉट, टेबल का 5,000 का चार्ज है। Cover charges you have to pay for the table itself of 5,000 rupees. So how will you allocate a fixed cost? तो इसमें लॉ कहता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। एक्चुअल नहीं बोला, क्या बोला है? नॉर्मल कैपेसिटी। एस्टिमेट लगाओ, एस्टिमेट लगाओ कि आप एक महीना में कितना पिज्जा बेच दो। यू पेइंग रेंट 1 लाख फॉर 1 मंथ, तो एक बजटेड कैपेसिटी, एक नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे, एक रीजनेबल लेवल पे, इफ यू सेड कि मैं एक महीने में 10,000 पिज्जा आई विल सेल, तो पर पिज्जा कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 कितना हो गया? 10। ये होता है फिक्स कॉस्ट एलोकेशन। अब एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि सर 10,000 नहीं बिके तो एक्चुअल में 8,000 ही बिके, या एक्चुअल में वी सेल्ड मोर देन 10,000। कम बिकते हैं तो उसे कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन लॉस, और ज्यादा होता है तो ओवर एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट। Fixed cost is always allocated on the basis of expectation. भाई आपने एक होटल बुक करा लिया, आपने एक प्लेस बुक करा ली, और आप एक्सपेक्टेड हो कि वहां पे आपके 5 दोस्त आएंगे। आपने 10,000 का पे किया, तो आप कितना सोच के बैठे थे पर हेड कितना हो जाएगा? 2,000। बट आपका दोस्त 4 ही आए, तो 2,000 का जो बचा हुआ नुकसान है, बाकी आपका नुकसान हो गया। भाई जो 4 आए उन्होंने दो दो दे दिए। कस्टमर को तो आप नहीं चार्ज कर सकते ना, पुराने कस्टमर को पकड़ के नहीं जा सकते ना कि आपने गलत चार्ज कर लिया था पुराने कस्टमर से। यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस दैट यू हैव चार्ज रॉन्गली फ्रॉम योर ओल्ड कस्टमर। हेलो। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ हाँ, 3 o'clock आप एग्जैक्टली भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। देखिए, तो ओवरहेड को बच्चों हम एलोकेट किस पे करते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी। लिख लेना अपने नोट्स में सारे बच्चे इस बात को।
ओवरहेड्स, स्पेसिफिकली फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल के साथ नहीं। वेरिएबल में तो जितना लगेगा एक्टिविटी के बेस पे, एक्चुअल एक्टिविटी के बेस पे वेरिएबल बोला है, प्रोडक्शन एक्टिविटी। भाई मैंने 10,000 लोगों को पिज्जा बेचा तो 10,000 लोगों पे ही जाएगा खर्चा, उससे कोई मतलब नहीं है। बट फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेशन पे बोलता है नॉर्मल कैपेसिटी। एक मिनट बच्चों, देखो बच्चों, जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो मैं ये कह रहा हूं, आप नॉर्मल कैपेसिटी पे देखो, एक्सपेक्टेड एवरेज प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? एक्सपेक्ट। और एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल कैपेसिटी में ऊपर नीचे होता है, दिक्कत होती है, मैच नहीं करता तो वो सब पीएनएल में जाएगा। डिफरेंस कहां जाएगा? पीएनएल में। अच्छा, क्या क्या नहीं आएगा बच्चों? कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज है, क्वेश्चन कहता है हमने नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई। आप सामान मंगवाते हो कैलकाटा से, आपने फैब्रिक मंगवाया यूके से, रास्ते में 10% फैब्रिक खराब हो गया, वो नॉर्मल। कोई भी चीज आप दूर से मंगाओगे 5 से 10% खराब होता ही होता है। आप देखते हो दूर दूर से ये ट्रक लेके आते हैं सामान, तो रास्ते में कई बार आप देख रहे होते स्पिलेज हो रहा होता है, ट्रक से सामान गिर रहा होता है, थोड़ा बहुत खराब हो रहा होता है, तो वो एक नॉर्मल है। बट 10% अगर नॉर्मल है और सामान 50% खराब हो जाता है तो 40% क्या है? एबनॉर्मल। वो आप अपनी कॉस्ट नहीं बता सकते, वो पीएनएल में फिर नुकसान है, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं है। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट बताना बच्चों, स्टोरेज कॉस्ट शुड बी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट और नॉट। मेरा कपड़ा बन गया है, मेरा फैब्रिक बन गया है, क्लोथिंग बना हुआ है, गोडाउन के अंदर क्लोथिंग रखा हुआ है और गोडाउन का रेंट लगा जा रहा है, स्टोरेज कॉस्ट हो गई। भाई कहीं सामान बनाऊंगा तो कहीं तो रखूंगा, तो दिस स्टोरेज कॉस्ट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉट। तो आईएस टू इन्वेंट्री इस बात को लेके बच्चों क्लियर है, क्या कहता है? नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सर, व्हाई? बिकॉज स्टोरेज कॉस्ट तो आप सेलिंग के लिए दे रहे हो। आपका सामान नहीं बिकेगा तो 6 महीने की वो इन्वेंट्री बनाने की कॉस्ट थोड़ी है। जिसका सामान बिक रहा है वो तो आपसे सस्ता बेचेगा, फिर ऐसे तो आपका सामान महंगा होता जाएगा। स्टोरेज इज, यू हैव टू डू स्टोरेज, आइदर यू हैव एक्सेसिव और आइदर यू आर नॉट एबल टू सेल। बट यहाँ पे एक कैच है, एग्जाम में ध्यान रखना,
अगर फिनिश गुड्स बनने के बाद आप स्टोरेज कर रहे हो क्योंकि आपका सामान बिक नहीं रहा है, तब तो बात अलग है। बट एक स्टोरेज होती है जो नेसेसरी होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। जैसे अगर वाइन में, एल्कोहल में आप देखोगे तो जो रॉ मटेरियल है ना, उसको कुछ दिन स्टोर करना पड़ता है उस पे फर्मेंटेशन लगाने के लिए। आप बिना स्टोर करे, मतलब उसके प्रोडक्शन प्रोसेस की नीड है कि उसको कुछ दिन रखना पड़ेगा। आप सीधा उसको स्टोर नहीं करोगे। जैसे कई बार घर में भी अपन कुछ आइटम्स ऐसे बना रहे होते हैं जिसमें उसको 2-3 दिन स्टोर करके रखना पड़ता है। उसके बाद उसमें एंजाइम्स डेवलप होते हैं और फिर उसके बाद आप उससे कुछ बना पाते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ भी कह रहा है कि स्टोरेज कॉस्ट के 2 पार्ट हो गए। अ स्टोरेज कॉस्ट विच इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, मतलब वो प्रोडक्शन के बीच का पार्ट है, फिनिश गुड्स से और रॉ मटेरियल के बीच में कहीं लग रही है, तब तो बात अलग है। बट अगर स्टोरेज कॉस्ट फिनिश गुड्स बनने के बाद को उनको स्टोर करने की कॉस्ट है, तो वो जनरल स्टोरेज है, तो वो हमारे लिए स्पेसिफिक स्टोरेज है, तो बात अलग है। जनरल स्टोरेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं आएगी, सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगी, ऑलरेडी आपको पता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विल नॉट कम और सेलिंग एंड आएगा नहीं। तो क्या क्या इन्वेंट्री में नहीं आता, वो चीज भी अपन को बच्चा अच्छे से समझ आ ही जाता है। फाइनली एनआरवी समझाता है, तो एनआरवी का वही है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, याद रखना, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस करना। जनरली वर्क इन प्रोग्रेस का क्वेश्चन नहीं होता, फिनिश गुड्स का होता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या आ जाएगा? कमीशन टू ब्रोकर, कोई भी आपकी रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट है, रिपेयर की कॉस्ट है, डैमेज की कॉस्ट है, वो सब इसमें आ जाएंगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एनआरवी निकल के आ जाएंगे। लास्टली बच्चों, एक थ्योरी पॉइंट और समझ लो यहाँ पे। इन्वेंट्री के कुछ मेथड्स होते हैं, लिख लेना अपने पास ये ना, बस ये भी आपको प्रैक्टिकल नहीं आएंगे इस लेवल पे। आपको ये इन्वेंट्री के मेथड्स सिर्फ थ्योरेटिकली टेस्ट होते हैं एफआर में, इनकी कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। इनकी कैलकुलेशन जनरली बेसिक लेवल पे टेस्ट होती है, इस लेवल पे कैलकुलेशन नहीं, इनका थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट होता है, वो मैं समझा रहा हूँ। इन्वेंट्री के कॉस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं, 4 मेथड होते हैं बच्चों। पहला मेथड होता है फीफो, दूसरा मेथड होता है लीफो, तीसरा होता है वेटेड एवरेज, और फाइनली होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। एक बार लास्ट के कुछ फ्यू टॉपिक्स हैं हमारे पेपर के, इसलिए बहुत कुछ है नहीं, जितना मैं क्लास में बता रहा हूँ उतना ही आपने कर लिया तो यू कैन क्रैक ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरिया, और 2-4 मार्क्स यू अंडरस्टैंड द वैल्यू। तो इसलिए आई वांट फुल फोकस ऑन दीज एरियाज फ्रॉम यू, डोंट डिविएट, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीट these टॉपिक विद इन क्लास इटसेल्फ, उससे ज्यादा मत सोचो। मैं भी आपको इसलिए क्वेश्चंस भी साथ के साथ इसमें शो कर दूंगा कि कुछ किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से टेस्ट होंगे, बाकी यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल अंडरस्टैंड। देखो, तो अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया? कुछ नहीं। लग रहा होगा कि बहुत कुछ डिस्कस किया है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको यही बताया कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर। कॉस्ट में क्या होता है, क्या आता है क्या नहीं आता, ये बताया, एक्सक्लूजन इंक्लूजन ऑफ कॉस्ट। एनआरवी क्या है, कितने का बेचेंगे, बेचने में क्या खर्चा आएगा, ये बात नहीं है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पहले भी पढ़ा, इंपेयरमेंट में भी ऐसी चीजें पढ़ते थे कि कॉस्ट टू सेल माइनस होती है, सेम वही बात यहाँ भी आ जाती है। घुमा फिरा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम ही तो चेंज कर रहा है, चीजें कोर में तो एक ही है। और अब फाइनली आपको एक मेथड बता रहा हूँ, ये बड़े एग्जाम में टेस्ट होते हैं थ्योरी में, ध्यान रखना। मेथड्स हैं ये कॉस्ट की वैल्यूएशन के भी, मतलब कॉस्ट को निकालने के 4 तरीके होते हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। क्या है ये मेथड और ये क्यों आए, जरा इसको समझना। एक जैन को बच्चों जनरली ये मेथड इसलिए एग्जिस्ट हुए क्योंकि आइडेंटिकल इन्वेंट्री के केस में लगते हैं मेथड। अगर इन्वेंट्री क्या है? आइडेंटिकल, समझना। अगर इन्वेंट्री आइडेंटिकल नहीं है तब नहीं लगेंगे ये। इन्वेंट्री
अलग अलग है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आइडेंटिकल इन्वेंट्री में एक इश्यू आता है, फिर ये मेथड आता है। आपको समझ आएगा ये मेथड क्यों है, क्या है इस एग्जाम्पल से, ध्यान समझना। 1 जैन को अपन एप्पल लेके आए, 1 जैन को कुछ एप्पल्स हम लेके आए, मान लो हम 20 किलो एप्पल लेके आए। 1 किलो एप्पल कितने का आ रहा है अभी, पता है किसी को? 240 का आता है 1 किलो। अच्छा चलो हम मान लेते हैं 100 रुपीज पर केजी का 1 किलो एप्पल। कॉस्ट ले रहा हूं मैं, कॉस्ट में हमारा बिजनेस है एप्पल को सेल करने का। आप लोगों ने सेलिंग प्राइस बताया, मैं ये मान रहा हूँ कि जो खरीददार है उसे कितने का पड़ रहा है, तो उसको 100 रुपए पर केजी एप्पल पड़ता है, तो उसने कितने रुपए दे दिए? 2000। 1 जैन को वो 2 जैन को फिर मार्केट गया, अभी उसने एप्पल बेचे नहीं, कुछ भी उसके एप्पल बिके नहीं। 3 जैन को जाके उसने 30 केजी एप्पल और खरीदे। और होता क्या है कि हर दिन सेम रेट नहीं मिलता, इन्फ्लेशन होता है इस मार्केट में, या तो राइजिंग ट्रेंड होगा या फॉलिंग ट्रेंड होगा। मैं मान रहा हूं कि हर दिन सामान महंगा होता जा रहा है, तो उसको 100 का मिला था, अब 105 का मिल रहा है, तो 30 किलो उसको कितने के पड़े अगले दिन? 105 केजी। तो कितने रुपए हो गए बच्चों? मल्टीप्लाई करना, 30 इंटू 105 कितना? 3150। 3150 हो गया। अब हुआ क्या, उसने 3 जैन को 40 केजी एप्पल सेल कर दिए। अच्छा उसका सेलिंग प्राइस फिक्स है, वो बेचा 300 रुपए पे। कितने पे बेचा? 300 पे। तो 40 केजी एप्पल अगर उसने 300 पे बेचे तो कितने रुपए कमाए उसने? सेलिंग प्राइस है 4 वीजा 12,000, उसने 12,000 कमाए। उसका क्लोजिंग स्टॉक अभी भी उसका ईयर क्लोजिंग स्टॉक बचा है 10 केजी का। 30 और 20 50 थे, 1 जैन को 20 30 10 केजी का स्टॉक बचा है। इसका वैल्यू बताना है आपको और इसका प्रॉफिट बताना है। आप में से कोई मुझे इस बिजनेसमैन का प्रॉफिट और इसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यानी इसकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट बता सकता है इस एग्जांपल में? नहीं नहीं नहीं, वो बच्चे कोशिश करो जिनको पता नहीं है मेथड क्यों आए। भाई जिनको पता ही है कि मेथड क्यों है, मेथड लगेगा या मेथड क्यों आया है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ये मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, दैट व्हाई दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, मैं गलतियां क्यों करता हूं, तभी यू कैन रेक्टिफाई। देखो यहाँ पे प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप जो एजम्पशन लोगे ना उसमें प्रॉफिट बदल जाएगा। अगर आप 40 केजी आपने बेचा है और 40 केजी अगर मैं मानूं कि पहले 2 जैन वाले बेचे हैं फिर 1 जैन वाले बेचे हैं, तो कॉस्टिंग अलग आएगी, क्योंकि 40 केजी में 30 केजी 105 वाले बिके होंगे और 10 केजी 100 रुपए वाले बिके होंगे। और अगर मैं उल्टा कर लूं कि पहले मानूं कि पुराने पहले बेचे हैं, पहले 20 केजी बेचा तो 20 केजी 100 रुपए वाले हैं और 30 केजी, और उसी के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक भी अलग रेट से बचेगा। 1 जैन से बचेगा तो 100 रुपए की वैल्यूएशन पे आएगा और 2 जैन से बचेगा तो 105 की। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेथड देना पड़ा, कह रहा आइडेंटिकल गुड्स मिक्स हो जाते हैं। आइडेंटिटी गुड्स में आपको नहीं पता लगता कि कॉस्टिंग क्या है, बट आपके अलग अलग रेट पे आ रहे होते हैं, गोडाउन में जाके वो मिक्स हो जाते हैं, तो आपको एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी फीफो। अगर आप फीफो फॉलो करते तो क्या मानेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले कहां से बेचा होगा? 1 जैन से। फिर कहां से बेचा होगा? तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 10 केजी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 105। वहीं लीफो अगर फॉलो करे तो लीफो क्या बोलेगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। 2 जैन वाले पहले बेच दिए, लास्ट लेटेस्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फिर 1 जैन, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कहां से बचा होगा? 100। अच्छा दोनों में से कौन सा ज्यादा लॉजिकल है, फीफो या लीफो? इसीलिए मैंने लिख तो दिया बट अब बता रहा हूं, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीफो इज नॉट अलाउड बाय आईएसटी। हमारा यूएस गैप से कंपेयर मत करना। कोई अगर कल को सीएमए यूएस करता है, सीएफए करता है,
CFA में तो चलो IFRS ही है, बट कोई और आप US गैप की अकाउंटिंग करते हो तो याद रखना वहां पे LIFO अलाउड है. There are certain differences between US gaps and IFRS. पहले होता था ECC में gaps के साथ आपको differences पढ़ने होते थे, अब हट चुका है. But for the time being, just understand that LIFO is not allowed. The reason is simple, that in 90% industries, you always sell पुराने goods. हर कोई पुराना माल पहले निकालेगा और नया माल बाद. हाँ, एक दो इंडस्ट्री जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली, वहां पे पुराना माल ज्यादा वैल्यूएबल होता है. भाई वाइन जितनी पुरानी उतनी महंगी होती. दूसरा उसने तरीका दिया वेटेड एवरेज. कहता है आपको ना समझ आ रहा कि फर्स्ट और सेकंड जैन आपको नहीं समझ आ रहा है. बिल्कुल ही आपका ऐसा मटेरियल है जो मिक्स हो जाता है, बिल्कुल ही मिक्सिंग हो जाता है, उसमें फर्स्ट जैन और सेकंड जैन का कोई रोल ही नहीं है. जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर आप जो भी रॉ मटेरियल आप ले रहे हो वो ऑयल बनाने के लिए केरोसिन केमिकल्स आपस में जाके मिक्स हो जा रहा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट कि कौन सा क्या केमिकल है. तो वहां पे लॉ कहता है ना तुम मानो 1 जनवरी ना तुम मानो 2 जनवरी, दोनों का क्या कर लो एवरेज. एवरेज भी दो तरीके का होता है, पीरियोडिक एवरेज, कॉन्टिन्यूस एवरेज. बट ठीक है, आपको दोनों का एवरेज कर लेना. तो उसमें आप क्या ले रहे हो, 100 और 105 का नया एवरेज प्राइस निकाल लोगे. ना 100 मानोगे ना 105 मानोगे. 100 को 20 का वेट दोगे, 105 को 30 का वेट दोगे, एवरेज प्राइस निकाल लो. तो दो ही मेथड है जो आइडेंटिकल गुड्स में लगते हैं. ये तीसरा मेथड तो लगता है नॉन आइडेंटिकल में. मतलब अगर गुड्स आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या है जिसमें आपको अलग अलग पता लग रहा है, तो वहां तो जरूरत ही नहीं है फीफो और वेटेड एवरेज की, जहां पे यू आर इंडिविजुअली एबल टू सेग्रीगेट कि मैंने कौन सा आइटम बेचा है. भाई मैं एक फ्रिज बेचता हूँ और एक मोबाइल फोन बेचता हूँ, तो मुझे क्लियर पता है ना कि मैंने मोबाइल बेचा है या फ्रिज बेचा है. मोबाइल की कॉस्ट अलग होगी, फ्रिज की कॉस्ट अलग होगी, मिक्स थोड़ी हो गए वो. आई एम कितने भी दिनों बाद बेचूं, आई एम ऑलवेज अवेयर कि मेरे मोबाइल की क्या कॉस्ट है. लग्जरी आइटम जैसे डायमंड, एवरी डायमंड इज नॉट सेम. उसको ज्वेलर को पता होता है कि मैंने जो डायमंड बेचा है उसकी मेरी कितनी कॉस्ट है, सब मार्क कर रखा होता है उसने. हर आइटम के ऊपर कॉस्टिंग लिखी होती है. तो वहां पे जहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लग सकती है, वो केसेस में आपको फीफो या वेटेड एवरेज नहीं लगा. अच्छा, एक चीज और बताइएगा यहाँ पे, मैं मान रहा हूं उल्टा कर देना, ये बना भी लेना ये चार्ट. प्राइस राइज हो रहे हैं, अगर एग्जाम में जरूर पढ़ना कि प्राइस राइज बोला है या फॉल बोला है, तो ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ प्राइस राइज में अलग होगा, फॉल में उल्टा हो जाएगा. जो राइज में है, मार्केट में प्राइस क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं. तो कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक. लिख लो, हेडिंग लिख फीफो, वेटेड एवरेज और लीफो. पहले मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूं. कॉस्ट ऑफ सेल में लिख लो फीफो में लोएस्ट, प्रॉफिट फीफो में आता है हाईएस्ट, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी फीफो में आता है हाईएस्ट. वेटेड एवरेज में दोनों के बीच में आएगा एवरेज एवरेज एवरेज. फीफो और लीफो के बीच में आता है इसमें आंसर हमेशा एवरेज आता है. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल लोएस्ट आ रही है तो लीफो में हाईएस्ट आएगी, लोएस्ट और लोएस्ट. समझते हैं अभी. और ये ट्रू है इन द राइज प्राइस, अगर प्राइस फॉल हो रहे होंगे तो उल्टा हो जाएगा. इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, मतलब एग्जाम में कुछ भी ऐसा बोला हो, inflationary economy, prices are rising, then you have to follow this. If they say there is a deflation, there is a falling trend in the pricing,
तो फिर एक अलग बात हो गई, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इम्पैक्ट, और बल्कि मैं तो कहूंगा लर्न कर लेना इस इम्पैक्ट को बच्चों, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आप कहाँ दिमाग लगाओगे एग्जाम में कि क्या लॉजिक सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। पर लॉजिक में समझा देता हूं। एक बात बताना बच्चों, तीनों मेथड में से कॉस्ट सबसे कम किस मेथड में आएगी अगर प्राइस राइज हो रहे हैं? प्रोडक्ट की कॉस्ट सबसे कम किस में आएगी? क्योंकि फीफो में हम पुराना माल पहले लेते हैं कॉस्ट में, और पुराना माल सस्ता आया होगा, तो कौन सा मेथड है जो पुराने माल की कॉस्ट को पहले लेता है? फीफो। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल हमेशा कम किस में आती है? राइजिंग प्राइस में, फीफो में। अगर प्राइस ज्यादा हो रहे होते, सॉरी फॉल हो रहे होते, तो फीफो में ज्यादा आती है। तो प्राइस लोएस्ट आएगा, जब कॉस्ट लोएस्ट आएगी तो क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट भी हाईएस्ट आएगा, क्योंकि कॉस्ट कम है, जिसमें कॉस्ट कम है प्रॉफिट उस मेथड में ज्यादा आएगा। भाई कॉस्ट, you are saying cost is less, then profit is high obviously. And closing stock का valuation, closing stock का valuation FIFO में highest क्यों आता है? Because you have taken inventory from earlier purchases, so closing stock is left from recent purchases, and if closing stock is left from recent purchases are कॉस्टली परचेजेस, महंगी खरीद रहे हो आप, नया माल महंगा आ रहा है, नया माल में से क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, तो उस केस के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी हाईएस्ट किस में आएगा? फीफो के। देखो एक एग्जांपल से बात को समझो, मैं राइस प्राइस की बात कर रहा हूं, समझो। अगर मैं कह रहा हूं कि यार 1 जन को मैंने 100 केजी माल खरीदा, कितने का? 500 रुपए का। फिर मैंने 2 जन को 300 केजी माल खरीदा 600 रुपए का, ये राइजिंग प्राइस है। 3 जन को मैंने 500 केजी माल खरीदा 700 रुपए का, प्राइस हर बार बढ़ता जा रहा है। जब मैं फीफो लगाऊंगा तो फीफो क्या कहेगा? कॉस्ट सबसे पहले किसकी लेनी है? पुराने गुड्स की। तो कॉस्ट वो किस पे लेगा? 500 पे। तो कॉस्ट आ रही है कम, प्रॉफिट आ रहा है ज्यादा, बट स्टॉक हमेशा कहां से बचेगा? क्योंकि उसने पुराने गुड्स को मान लिया ये बिक गए हैं, तो जो गुड्स बचे हैं वो कहां से बचे हैं? लास्ट वाले में। इसलिए फीफो के अंदर, अगर हालांकि लीफो अलाउड नहीं है बट एनालिसिस में आ सकता है, फीफो के अंदर वेटेड एवरेज में वैल्यूएशन में फर्क समझना। फीफो की वैल्यूएशन प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में हमेशा हाईएस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम आएगी, वेयर एज लीफो में हाई लो लो और वेटेड एवरेज। तो भाई जब वेटेड एवरेज एवरेज कर देगा तो वो तो बीच में देगा ना आंसर। एवरेज का मतलब ही क्या होता है? मिडल। तो एवरेज हमेशा आंसर क्या देगा? दोनों के बीच में, ना हाईएस्ट ना लोएस्ट, बीच में। तो ये आपका मोटा मोटा बच्चों IS 2 के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं 3-4 पॉइंट्स अगर मैं समरी बनाऊं तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिक्स ओवरहेड एलोकेशन इज नॉर्मल कैपेसिटी नॉट ऑन एक्चुअल कैपेसिटी। बाकी सब हम एक्चुअल बेसिस पे देखते हैं, फिक्स ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी पे देखते हैं। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है इसके अंदर के इम्पैक्ट ऑफ मेथड्स ऑन प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक in case of rising trend or falling trend. चलो let's see, answer me first question from recent exam। ये आपके रिसेंटली एग्जामिनर रिपोर्ट का क्वेश्चन है, ये सेक्शन ए और बी में आया हुआ है, तो एक बार इसका आंसर बताना और क्वेश्चन को थोड़ा समझ के बताओ। इकोनॉमी कौन सी है बच्चों? इन्फ्लेशनरी। Deluxe company profitability ratio are consistently higher than rebound company. The two competitor accounting policies are consistent except for inventory और property। तो मतलब समझे, इसकी इन्वेंट्री की पॉलिसी सेम नहीं है। मान लो एक फीफो यूज करता है तो दूसरा कौन सा यूज करता है? वेटेड एवरेज। और इन्वेंट्री की डिफरेंट पॉलिसी से क्या प्रॉफिट पे और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पे इंपैक्ट आ सकता है? अभी पढ़ा, आ जाएगा। इफ यू फॉलो फीफो योर प्रॉफिट विल बी डिफरेंट, इफ यू फॉलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी डिफरेंट। इफ यू फीफो क्लोजिंग स्टॉक और सब पे इंपैक्ट आएगा। तो वही यहाँ पे बोलता है, पहला बोलता है यूज ऑफ फीफो मेथड रेदर देन वेटेड एवरेज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन दोनों में से कौन सी कंपनी इन्वेंट्री के लिए फीफो यूज कर रही होगी, ये बताना। क्यों आपको ऐसा क्यों लगा डीलर कर रही होगी? हाई है
और हाई प्रॉफिट कब आएगा? जब FIFO यूज। वेरी गुड दिलक। So do you think you will be able to answer this question if you study this accounting standard only from accounting perspective? You also have to understand this accounting standard from costing perspective. ये जो एरिया जा रहा है ना इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा कॉस्ट पर्सपेक्टिव से बना देता है, और एग्जाम में रिसेंटली कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से काफी टेस्ट हो रहे। दूसरा बताओ। ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो ये इट इज टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियोज। क्या कहते हैं? कौन सी कंपनी कॉस्ट मॉडल को यूज कर रही होगी इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर वैल्यूइंग? अच्छा, अभी तक आप आंसर इतना रेशियो कर रहे हो, आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। मुझे एक बात सिंपल सी बताना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसकी हाई है? डिलक कंपनी की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हाई होने का जनरल मीनिंग भी नालायक से नालायक बच्चा भी सोचे तो उसको इतना तो समझ आता है कि डिलक कंपनी की प्रॉफिट ज्यादा है रिबन कंपनी से, ठीक? तो रिबन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है, तो उसमें एक रीजन हमने देखा है रेशो में कि अकाउंटिंग पॉलिसी के डिफरेंस होने से जो प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आता है वो जेन्युइन नहीं होता है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता है, वो तो सिर्फ पॉलिसी बेस्ड होता है। तो पहला रीजन इन्होंने कहा कि अच्छा पहले बात ये बताओ, अगर ये रेशो का क्वेश्चन होता तो आप क्या कैसे आंसर फ्रेम करते हैं इसका? क्या लिखते हैं कि डिलक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई बट इट इज मे बी ड्यू टू accounting policies, not specific to performance of the company. And first is FIFO. And now secondly, will you add cost in that? और रिवैल्यूएशन IAS 16 से लिंक करके पूछ रहा है कि अगर एक कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है, एक कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है, तो किसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा आएगा? जो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज डिलक कंपनी फॉर बोथ स्टेटमेंट। यहां भी क्या कह रहा है? डिलक कंपनी। पढ़ो जरा। पहला वाला तो आप लोग समझ गए, डीलर कंपनी विल कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ सेल। फीफो वाली वही बात लिखी है क्योंकि पहला गुड गया तो पुराना गुड्स में से कॉस्टिंग आ रही है, तो पुराना गुड कॉस्ट ऑफ सेल कम आ रही होगी फीफो वाले केस में। द वेटेड एवरेज मेथड वुड इंस्टेड मीन दैट मोर कॉस्टली इन्वेंटरी इंक्रीज द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे वेटेड में ज्यादा आना होगा, बट यहाँ देखो ये पढ़ो, Dealer company will have comparatively lower depreciation charge. Using the cost model to calculate the carrying amount of property in an inflationary economy would mean that property would have lower carrying amount than it would have revaluation model was being used, and therefore the depreciation charge will be comparatively lower as profit will be comparatively higher. क्या समझे? इसको पढ़ के क्या समझ पाए बच्चों? रिवैल्यूएशन मॉडल में प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज भी ज्यादा होगा, तो जो कॉस्ट पे कैरी कर रहा है फिर डेप्रिसिएशन कम है। ध्यान से समझना एक चीज, when we talk about ratio return on capital employed, वो क्या बोलता है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक? अच्छा, ये रेशियो बढ़ाने का तरीका क्या है? आइदर आई इंक्रीज प्रॉफिट और आइदर आई डिक्रीज। कोई भी रेशियो बढ़ाने का तरीका क्या होता है? या तो न्यूमरेटर बढ़े या डिनोमिनेटर बढ़े। तो एक कंपनी जो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है उस कंपनी का एक तो कैपिटल बेस भी ज्यादा दिखेगा,
रिवैल्यूएशन मॉडल में कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. In revaluation model, you are showing a property of 10 crore at 100 crore. You are showing at more value. आपकी capital base आप ज्यादा दिखा रहे हो. Profit उतना का उतना ही है, तो return on capital employed गिर जाएगा. दूसरा, अगर आपने दूसरे तरीके से जो इन्होंने समझा है उस तरीके से समझे तो वो भी बेटर है. If a company follows revaluation model, उनके असेट की वैल्यू ज्यादा होगी तो असेट का डेप्रिसिएशन भी तो ज्यादा आ रहा होगा. और पीएनएल में अदर कम ओसीआई की बात नहीं कर रहा, पीएनएल की बात कर रहा है, प्रॉफिट में. तो प्रॉफिट में तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चला गया इस कंपनी का, और प्रॉफिट ज्यादा गया तो प्रॉफिट गिर गया. तो रिवैल्यूएशन मॉडल, आप एक बार दिमाग में ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन मॉडल प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट करता है. If a company follow revaluation model, its profitability decreases, not increases. If a company follows cost model, it is comparison to ratio में हमेशा याद रखना कि अगर एक कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है और रिवैल्यूएशन कभी भी आता है एग्जाम में, लन लगा लो, द कंपनी हु इज फॉलोइंग, अगर मान लो आपको ये लिखना है कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है एंड because they follow cost model, but यहाँ पे आप बोलो कि their performance is looking good compared to other company because that company is following revaluation model and we are following cost model, so some of the margin is due to ultimately कमा तो सेम ही रहे ना. तुम एक बात समझो, तुम कह रहे हो कि मैं ना अपनी 10 करोड़ की बिल्डिंग पे 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ. मैं अपनी 10 करोड़ की बिल्डिंग पे 1 करोड़ कमाता हूँ. कितना कमा रहा हूँ? 10%. एक बंदा कह रहा है सेम बिल्डिंग है उसके पास बट उसने मार्केट वैल्यू पे दिखाई हुई है, वो कहता है मैं अपनी 100 करोड़ की बिल्डिंग पे 1 करोड़ कमाता हूँ. वो कितना कमा रहा है? 1%. बट रियलिटी में कमा तो दोनों ही 1% रहे हैं या 10% रहे हैं. कॉस्ट मॉडल पे लो तो दोनों 10% कमा रहे हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल पे दोनों ले रहे हैं, तो कितना कमा रहे हैं? नो वन इज बेटर देन अदर. इट्स जस्ट अ गेम ऑफ मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स. Are you not getting this? They are earning same amount. One is showing at cost, another is showing at market value. They have changed the return by showing it on different basis. Okay. कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें. ए और बी का आंसर बताना एक बार जल्दी से. देखो पहला वाला पार्ट देखना, ये काफी अच्छा पार्ट है. जनरली बच्चे इसका गलत आंसर करते हैं. मटेरियल कॉस्टिंग 12,000. मेरे को कॉस्ट कितना है बच्चा? 12,000. प्रोसेसिंग असेंबली प्रॉफिटेबल स्पेशल बाइंग कॉस्ट हैज फॉलन टू 10,000. बताओ अपनी इन्वेंट्री को 12 पे दिखाऊंगा या 10 पे दिखाऊंगा? इन्वेंट्री को वी विल शो एट 12 और 10. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम पढ़ते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, राइट? नाउ अगर आपने इसका आंसर नहीं पढ़ा होता जो नीचे दिखाई दे रहा था आप लोग को, तो आप में से मोस्टली बच्चे आंसर क्या करते हैं इसका? 12,000, सॉरी 10,000. बट इसका करेक्ट आंसर, ये छोटी छोटी गलती हो जाती है फास्ट रीडिंग करने से या कंसेप्ट की प्रैक्टिस ढंग से ना करने से, कि इसका करेक्ट आंसर होगा 12,000. सर क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि हाँ इन्वेंट्री मार्केट में 10,000 की हो गई है, मतलब आज नई रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी 10,000 है. बट हमें कभी भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से मतलब नहीं होता कि आज कितने की मिल रही है. मुझे तो मतलब होता है कि मेरी इन्वेंट्री मैं कितने की बेच पाऊंगा. अरे तुम एक बार बताओ, मेरे पास एक वाटर बॉटल है, ये वाटर बॉटल फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग इसकी मान लो 1,000 रुपए की है और मार्केट में इसकी वैल्यू गिर गई, मार्केट में वैल्यू गिर के अब ये सेम वाटर बॉटल मार्केट में 600 रुपए की मिल जाती है. बट कोई बंदा ये वाटर बॉटल मुझसे लेना चाहता है $1,200 में, तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट हमेशा क्या है? 1,000. मेरे लिए तो ये मैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे चेक करूंगा ना मेरी एनआरवी को. तो मेरे लिए तो इस वाटर बॉटल की एनआरवी कॉस्ट से कम है या ज्यादा है? कॉस्ट से ज्यादा है.
सर कैसे पता लगा? तो क्वेश्चन क्लियर कहता है कि मैं किस में यूज करने वाला हूँ, प्रॉफिटेबल स्पेशल ऑर्डर। तो ये मटेरियल एक इनके प्रॉफिटेबल ऑर्डर में जाके यूज होगा। तो प्रॉफिटेबल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आपको कॉस्ट से पैसा ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। So your NRV is obviously is more than what you have paid for this material. So 12,000 पे शो करोगे क्योंकि कॉस्ट NRV whichever is lower का कंसेप्ट है, ना कि कॉस्ट और रिप्लेसमेंट का। अगला वाला पार्ट देखो। Check out this part. Equipment constructed for a customer for an agreed price of 18,000. This has recently completed at a cost of 16,800. It has now been discovered that in order to meet certain regulation, conversion with an extra cost of 4,200 will be required. The customer has accepted partial responsibility and agreed to meet half of the extra cost. क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे? मुझे आपको इस क्वेश्चन में आपको दो चीज निकालनी होगी, एक कॉस्ट निकालनी होगी, एक एनआरवी निकालनी होगी। कोई निकाल सकता है? आप मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी है और एनआरवी कितनी है? यहाँ पे बहुत गलती हो जाती है। कैसे सर? क्वेश्चन कहता है दिस हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 16,800। कॉस्ट कितना बता दिया? 16,800। एनआरवी अपन ने कस्टमर को कितना बोला था, कितने में बेचेंगे? 18,000 में। बट चीज 18,000 में बेच रहे थे, बट कुछ नई रेगुलेशंस आई, कुछ दिक्कत हुई, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ी? 4,200। तो 4,200 में से कस्टमर कितनी बियर करने को रेडी है? 50%। 50% कस्टमर इज रेडी टू बियर, तो 50% किसको बियर करना पड़ेगा? अपन को। तो अपने लिए सेलिंग कॉस्ट कितना हो गया? उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा कस्टमर, पूरा 4,200 नहीं, 2100 लगेगा, 2100 दे देगा, वो तो अलग बात हो गई, कट हो गया नेट बेसिस पे। हमारी जेब से कितना जा रहा है? तो कितना हो गया? 15,900। और ये खर्चा हुआ है या होगा? होगा। अभी कॉस्ट नहीं लगी है ये कॉस्ट, तो अभी तो हमारी कॉस्ट कितनी लगी है? 16,800। कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे उसको, और बेचेंगे तो कितना मिलेगा बच्चा? 15,900। तो दोनों में से लोअर इस बार कितने पे दिखाओगे? 15,900। You will show inventory at 15,900. Very important point. You have to understand the concept of cost and NRV. वो भी ऐसे लॉलीपॉप तरीके से सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि दे दिया एनआरवी और निकालो, कुछ ना कुछ आपको एनआरवी में घुमाएगा। तो क्या बोला? कॉस्ट को बोला 16,800। 16,800 कॉस्ट बोला, तो आपने देखा कॉस्ट 16,800 है। यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक होती है, बच्चे 16,800 को 4,200 में ऐड कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर कॉस्ट इज इंक्रीज, 16,800 प्लस 4,200 की कॉस्ट आएगी। दैट इज रॉन्ग। कॉस्ट तो अभी ये कॉस्ट थोड़ी है, तो सेलिंग कॉस्ट है, और जो कि अभी फ्यूचर में इनकर होगी। हम तो आज वैल्यूएशन कर रहे हैं। अभी मैंने इस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा कर दिया? 16,800। 4,200 करूंगा, कर दिया है, करूंगा, करेंगे। इट्स अ फ्यूचर एक्सपेंस ऑफ 4,200। पहली बात तो अभी इनकर हुआ नहीं है। और एनआरवी कंसीडर करती है फ्यूचर कॉस्ट को। एनआरवी क्या कहती है? कितने का बेचोगे? अभी भी कस्टमर कितना बेचेगा? 18,000। बेचने के लिए तुम्हें और अपनी जेब से कितना रुपया लगाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा? 2,100। तो तुम्हारे को नेट में नुकसान कितने का हो रहा है? 2,100 का। अल्टीमेटली देखा जाए तो यू आर लूजिंग 2,100 ना। जो चीज आप 16,800 का जिसपे खर्चा कर चुके हो, कस्टमर से कितना रिकवर कर पा रहे हो? सिर्फ 15,900। तो आपको कितने का नुकसान हो गया? 2,100 का। प्रॉफिट तो आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो प्रॉफिट का नुकसान नहीं मानोगे जो रिकॉर्ड नहीं है। बट 16,800 की कॉस्ट तो रिकॉर्ड कर चुके हो, और आपको रिकवर सिर्फ 15,900 हो रहा है, तो 2,100 का भी तो नुकसान हो गया। देखना इस सिनेरियो को। ये सिनेरियो सेक्शन बी में आया है रिसेंटली, तो मैं अभी इस सिनेरियो के इन्वेंटरी स्पेसिफिक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ओनली कौन से पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? इन्वेंटरी रिलेटेड, जो इन्वेंटरी रिलेटेड पार्ट थे। तो हालांकि एग्रीकल्चर IS 41 और IS 2 दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन आया था, तो एग्रीकल्चर वाला पार्ट तो हमने IS 41 में डिस्कस कर ही रखा है। इसका वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ ओनली
इन्वेंट्री वाला पार्ट। तो एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को। टिम्बर कंपनी मेंटेन thousands of acres of land which it grow trees which are later harvested by cutting them down in the year end। तो ठीक है, फील आ रहा है, हम पेड़ों को उगाते हैं फिर काटते हैं उनको, टिम्बर यूज होता है, एग्रीकल्चर वाला फार्मिंग वाला वो वाला फील है यहाँ पे। टिम्बर कंपनी प्राइमरली सेल अनप्रोसेस्ड हार्वेस्टेड ट्री, मतलब उनको प्रोसेस नहीं करती है, कटिंग करके बेच देती है सीधा। In March 2000, timber company harvested 8 lakh cubic meter cube of tree at a cost of 56 per meter. The sale price is 75 and selling cost are 3 per meter cube. As a byproduct, timber company sells 750-liter bags of processed wood chips at a price of 185 per bag. This wood chip are result of processing the harvested tree. तो बच्चों, you understand byproduct? जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको करते करते you get a byproduct also. मेन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जो वेस्टेज निकल के आती है उससे बाय प्रोडक्ट बन जाता है। भैया वुड की कटिंग करते हो तो वुड से जो मटेरियल खराब निकल के आ रहा है उसकी वो चिप्स बना के बेच देते हैं, मतलब खाने वाली चिप्स नहीं, वो पोटैटो चिप्स होती है, वुड चिप्स है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट टिम्बर कंपनी 750 लीटर बैग प्रोसेस वुड चिप एट अ प्राइस ऑफ 185। क्वेश्चन है ये, हमारा देखा हुआ क्वेश्चन है, बट इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव से मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहता हूँ। नाउ रीड दिस क्वेश्चन एंड आंसर मी। क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकालना है बच्चों। हमारे पास कितना क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 500 बचा हुआ है। आप बताओ 500 को वैल्यू कैसे निकालूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? सेलिंग कॉस्ट वर एस्टिमेटेड 163,500 फॉर यूनिट प्रोड्यूस। क्या सेलिंग कॉस्ट लोगे? सेलिंग कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट होता है? नहीं होता। इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट कौन सा होता है? फिक्स कॉस्ट भी होता है, और कौन सा वाला फिक्स कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन वाला। तो ये टोटल कॉस्ट 378 मानेंगे। यहाँ पे कहीं भी हमें दिक्कत है? नॉर्मल कैपेसिटी, बजटेड कैपेसिटी, एक ही कैपेसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 4200। क्या यहाँ पे कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत है? तो 378 को किससे डिवाइड कर दोगे? 378,000 को 4200 से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? ये तो हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है कि 3 लाख, मैं तो बस अभी आपको रिवाइज करा रहा हूँ उस पर्सपेक्टिव से। भाई मेरी टोटल ओवरहेड कितने लग रहे हैं? 3,78,000। मैंने एस्टिमेट कितना किया हुआ है? ऐसा समझो मेरी पिज्जा बनाने की रेंट आ रही है 3,78,000 की, रेंट प्लस सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉस्ट मिला के सब आ रहा है मेरा 3,78,000 का। और मैंने ये एस्टिमेट लगाया कि महीने के मैं कितने पिज्जा बेच दूंगा? 4,200। तो अगर मैं 4,200 पिज्जा सेल करूंगा तो पर पिज्जा कितने का कॉस्ट आ गया? 378 डिवाइड बाय 4,200। तो 500 का कितना होगा? इंटू 500। इसका आंसर बताना बच्चों। ये तो बड़ा आसान हो गया। तो देखो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। फीफो अलाउड है नहीं है? लीफो अलाउड है नहीं है? वेटेड एवरेज अलाउड है नहीं है? तो ये 2 मार्क्स गलत हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड बिफोर एग्जाम। ये सारे मार्क्स जो जाते हैं ना, इट जस्ट गो you lose this marks only because you do not revise all this small topic one day before exam. बट हाँ, एग्जाम क्वेश्चंस बच्चों, अब कितने भी एग्जाम क्वेश्चन कर लो, इसी से का जो ब्यूटी है इस प्रोफेशनल कोर्स की, जो डिफिकल्टी भी है, मतलब जो इसकी अगलीनेस बोलो या इसकी अच्छी बात बोलो, जैसे भी पर्सपेक्टिव से देखो, वो यही है वैरायटी। सेम कंसेप्ट विल बी टेस्टेड इन n नंबर ऑफ वैरायटी, यू कैन नॉट कैप्चर ऑल द वैरायटी। वो रखेंगे वो एरिया, वैरायटी आपके पास जरूर रखेंगे। आपने स्टडी हब, किट्स, कैपलन, बीपीपी, व्हाटएवर यू हैव डन, that's why they protect their section A and B. There is less variety in section C if you have noticed. क्योंकि C वो लीक करते हैं, C हमेशा आपके पास आता है हर बार, हर 2 अटेम्प्ट के बाद।
बट ए बी का वैरायटी आप जब भी एग्जामिनर रिपोर्ट में 4 क्वेश्चन आते हैं ए और बी के, आप जब भी देखोगे यू विल फाइंड आउट दैट दे हैव टेस्ट सर्टेन डिफरेंस, द वे ऑफ टेस्टिंग इज ऑब्वियसली, द लैंग्वेज इज देयर, समथिंग वो घुमाएंगे आप। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मकसद ही यही है कि हमारा बच्चा बहुत ना पढ़े, मस्ती करे, बट कंसेप्चुअली विजुअली क्लियर रहे। प्रॉपर थीम इसी पढ़ाई पे वर्क करती है। और मॉडर्न स्टडीज मतलब एसीसीए की ये बहुत अच्छी बात है कि वो काम एसीसीए तब से करता है जब कोई नहीं करता। इवन आईएफआरएस एसीसीए बॉडी तब से फॉलो करता था जब आईएफआरएस कोई फॉलो नहीं करते थे। आईएफआरएस कंट्रियां बाद में फॉलो करने लगी है, एसीसी ने अपने करिकुलम में पहले से ही मेंबर बना रहा था वो आईएफआरएस को, जो पढ़ते थे समझते थे। आज एसीसी एक लौता ऐसा क्वालिफिकेशन है जो आने वाले एआई को भी अपने पेपर्स में इंटीग्रेट कर रहा है सबसे पहले। बाकी लोग अभी टाइम लेंगे, दे आर चेंजिंग देयर ह्यूज सिलेबस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 2027। There is various development in their syllabus with respect to latest integrations of changes made by AI to make us relevant in this ever-changing world. तो बच्चों ध्यान रखो कि conceptual clarity से नहीं बच सकते। एक मॉडल होता है, अब दो लर्निंग के ऊपर दो फेमस मॉडल है, एक कॉल्ब का मॉडल है KOLB कॉल्ब, आप पढ़ना इस मॉडल को। कॉल्ब ने लर्निंग के ऊपर बहुत बात करी है। एक और है हनी एंड मम्फर्ड, इन्होंने भी आपके भी सिलेबस के पार्ट है ये। तो एफआर में नहीं, वैसे बेसिकली मैनेजमेंट पेपर में आता है नहीं मॉडल। तो कॉल्ब ये बताता है कि लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इटरेटिव प्रोसेस लर्निंग का यही है कि whenever you start with understanding concept, apply the concept, analyze the mistake, why you made the mistake, and then again read the concept. It's an iterative process. You have to repeat this loop again and again to develop the conceptual clarity. किसी को एक बारी में आ जाती है, किसी को 10 बारी में आ जाती है, but it will come. But you have to repeat that cycle. Concept, apply, mistake, और मिस्टेक में सॉल्यूशन नहीं देखना है, मिस्टेक में ये देखना है व्हाई आई मेड द मिस्टेक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गलती मैंने क्यों करी, क्या ये गलती मैंने इसलिए करी बिकॉज आई एम लैकिंग कंसेप्ट, क्या गलती मैंने इसलिए करी कि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। then you will able to get the right effort, put your efforts in the right direction. Understood? तो बच्चों उसको लेके पढ़ोगे। once you have developed conceptual clarity, all these papers are piece of cake. कोई ऐसा बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज है नहीं। देखो ये क्या पूछा है, आई थिंक ये भी एक जनरल सा इन्वेंटरी से रिलेटेड खास लग नहीं रहा है, पढ़ के देखो। लास्ट क्वेश्चन पर इन्वेंटरी IS2 ओवर करेंगे फिर इसको। मैं एक बार ऑप्शंस आपको हटा रहा हूं ताकि थोड़ा जूमिंग कर सकूं, बच्चों को देखिए। देखिए व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर एंड 31 ड्यू टू चेंज इन इन्वेंटरी। अच्छा, आपको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इम्पैक्ट आएगा इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड को चेंज करने से। तो पहले पुराना वाला ले लो, फिर नया वाला ले लो और अकॉर्डिंगली डिफरेंस निकाल, अगर आप में से कोई निकाल सकता है। सब कुछ कैलकुलेट करके भी दिया हुआ आपको। करंट फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला, अगेन देखो क्या पर्पस है इस क्वेश्चन का जब कैलकुलेशन ही नहीं करानी। क्या टेस्ट करना चाह रहा है क्वेश्चन, आप सोचते हो कभी कि ये क्वेश्चन क्यों दिया हमें? They don't want your calculation. अल्टीमेटली चाहिए क्या उनको? चाहिए यही आप लोगों से कि यू अंडरस्टैंड इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी चीज का इम्पैक्ट क्या है, मैं कोई भी काम कर रहा हूं उसका इम्पैक्ट क्या है।
आप कॉन्शियसली कोई चीज करोगे तो आपको समझ आएगा हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में कितना इम्पैक्ट यूनिवर्स पे हो रहा है, अर्थ पे हो रहा है, हमारी चीजों पर। भाई कई बार हम कुछ खाते हैं, अनकॉन्शियसली फेंक दे रहे हैं कहीं पे भी, तो अगर अनकॉन्शियस रहोगे तो आपको उसका इम्पैक्ट समझ नहीं आएगा कि जो चीज मैंने फेंकी है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है सर्कुलर लेवल पे। तो यहाँ पे भी एग्जामिनर आपको वो इम्पैक्ट समझाना चाहता है, क्योंकि एक अच्छा कंसल्टेंट, एक ओनर चीजों का इम्पैक्ट समझता है, हर बात का इम्पैक्ट समझता है। देखो मैं इसका आंसर एक बार आपको शो करता हूँ। अच्छा बच्चों, एक बार बताना, एक और चीज यहाँ पे, हाँ ये अच्छा है, बी आंसर वैसे करेक्ट है। इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन एस्टिमेट। बताओ, आपने पढ़ा है किसी ने IS 8? हमने पढ़ा था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन एस्टिमेट, क्या डिफरेंस है ये? अगर मैं आपसे एग्जामिनर से ये थ्योरी पूछता, जैसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन एस्टिमेट, तो आप क्या बोलते? इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन मेथड को चेंज करना एस्टिमेट का चेंज होता है या पॉलिसी का चेंज होता है? फीफो से वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज से फीफो, पॉलिसी का चेंज। अरे डोंट यू रिमेम्बर दिस एग्जांपल वी हैव डिस्कस कि रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाना, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल जाना। अभी ये ऊपर भी पढ़ रहे थे यार कि कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी फीफो है या डिलग और रिबन कंपनी में क्लियर वर्ड था कि परफॉर्मेंस शुड बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट ऑन, सॉरी, परफॉर्मेंस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट शुड बी बेस्ड ऑन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो पॉलिसी तो हमें चाहिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज हाउ आई एस्टिमेट you are following a particular type of policy of old or new inventory. It's not an estimate. Estimate is depreciation method is the estimate, SLMWDB. This is not an estimation. तो इस चीज को समझो। कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर करंट फॉर्मूला 1670, रीस्टेटेड ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री पुराने फॉर्मूला में तो 167 की थी, नए में 1640 की है। तो कॉस्ट ऑफ से ओपनिंग इन्वेंट्री का गिनना, ओपनिंग, अब देखो यहाँ पे भी दिमाग चाहिए, अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिनना कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएगा या घटाएगा? क्यों कम करेगा? अरे यार ऐसे क्या सोचते रहते हो? हाँ, ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? पहले दिमाग में कुछ आता है? जैसे कॉस्ट ऑफ सेल सुनते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, क्या ये बात पता है सबको? अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन गिरेगी तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल गिरेगी या नहीं गिरेगी? गिर जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन गिरेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक का उल्टा इंपैक्ट आएगा, ओपनिंग स्टॉक का सीधा इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का भी देख लिया, नेट डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो गया? 2। और ये करंट ईयर में ही नहीं दिखाओगे, इसका कंपेरेटिव में भी आएगा, प्रायर ईयर्स में भी आएगा, क्योंकि ये क्या है? चेंज इन पॉलिसी। और चेंज इन पॉलिसी का इंपैक्ट 3 जगह जाता है, कंपेरेटिव्स में, प्रायर में और करंट में। चेंज इन एस्टिमेट का चेंज सिर्फ कहां पे जाता है? करंट और फ्यूचर। तो बच्चों ये आपका एक छोटा सा टॉपिक IS2 इन्वेंट्री, बट आई हैव टेकन दिस टॉपिक इन वेरी मच डिटेल इंटेंशनली, क्योंकि मैंने रिसेंटली इस टॉपिक की वैल्यूएशन जितनी एग्जामिनर के फ्रंट पे देखी है कि दे आर टेस्टिंग, आई थिंक एग्जामिनर इज नोटिसिंग अ ट्रेंड कि बच्चे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के जाते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड देम कंसेप्चुअली। तो उसने खूब कंसेप्चुअली इनसे पूछ लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए तो उसके पास बहुत कुछ है, कंसोलिडेशन है, लीज है, बट एक छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पूछता है ऐसे पॉइंट्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल सी कि बहुत सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स ही वो जानना चाहता है, और इसके थ्रू वो कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर में भी घुसा देता है इनको, बायोलॉजिकल एसेट्स या आपका IS 8
बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस तरीके से बच्चों इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो IS2 को इतना ही रखते हैं।